ये एसएसटी के पीवाईक्यू हैं जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट प्लस अदर एग्जाम के पीवाईक्यू हैं। तो चलिए हम इसको पीवाईक्यू को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आप सबका वन क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और इसकी व्याख्या करते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई तथा उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ। तो यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो रेल मार्ग पर स्थित है, कोलकाता के। और यहाँ पर लो एस डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया है। ये राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी औषधि सेल का उदाहरण है? और ये ऑप्शन होगा सही हमारा सी सेल है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सेल औषधि चट्टानों का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरतन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को औषधि चट्टान कहते हैं। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का योगदान होता है। जैसे कि मिट्टी के नीचे परत ऐसे जमती चली जाती है, तो इसमें बहुत जैविक जो अवशेष होते हैं उनका बहुत ही योगदान होता है। तो इसमें क्या है? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान, बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट या गोलास में चीका मिट्टी सेल तथा लोयस। क्या है? जैविक तत्वों से निर्मित औषधि चट्टान, चूना, पत्थर, कोयला, पीट आदि। तो रासायनिक तत्वों से निर्मित औषधि चट्टान, खड़िया मिट्टी, सेल, खड़ी नमक की चट्टान। चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो ऑप्शन ए सही है, सूर्य से दूर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ये आकाश में धूल, बर्फ और हिमालय गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असम केंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलती है जो लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। हालांकि पूंछ रहती नहीं है, बस दिखने में प्रतीत होती है। समान अवस्था में पुच्छल तारा कामेट बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं। जो पुच्छल तारा का शीर्ष होता है उसको कोमा कहा जाता है। और हल्का धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित है ग्रावेन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। तब तनाव जनित बल के कारण 2 भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, सक्रिय व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्रावेन कहा जाता है। तो ग्रावेन कैसे होता है? इसकी घाटी, ये भ्रंश घाटी लंबी होती है, सक्रिय व गहरी होती हैं। सक्रिय मतलब पतली, और विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण कभी कभी एक वृहद अपनति में कई छोटी छोटी अपनतियां व अवनतियां मिलती हैं। ऐसी आवृत्ति को समपनति कहते हैं। इसी तरह जब असमान संपीड़न के कारण एक वृहद अवनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां व अवनतियां बन जाती हैं तो उसे वृहद अवनति को समभिन्नति कहते हैं। इन दोनों स्थलाकृतियों को पंखाकार वलय कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो ऑप्शन होगा हमारा इस यहाँ पर गोबी।
तो इसी व्याख्या करते हैं। गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अरबिया, आटाकामा, कालाहारी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यह मरुस्थल अल्ताई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में ही। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और विश्व के यहाँ पे रेगिस्तान दिया गया है, विस्तार क्षेत्र दिया गया है। तो काराकू मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान, आटाकामा मरुस्थल है उत्तरी चिली। तो इसकी व्याख्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया है। थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। थार एक ऐसा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, जिसका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जो भारत और पाकिस्तान के विस्तार में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, भाग 3। भारतीय संविधान की इसकी व्याख्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अमेरिका की संविधान से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो अमेरिका से लिया गया है। अब संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मूल अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो कौन से अधिकार को हटाया गया है मूल अधिकार से? तो यहाँ पे हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1978 द्वारा कौन सा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978, इसे याद रखिएगा। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बनाया दिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 और 19 से 22 है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। तो ऐसे इसको हम लर्न भी कर सकते हैं। देखिए समता 14 से 18, यहाँ स्वतंत्रता 19-22 और शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25-28, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी 29 से 30 और संवैधानिक तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है 73वां संशोधन किया गया है भारतीय संविधान में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। अब 1993 में लागू हुआ था, 1952 में संशोधन किया गया, तो उसके 1 साल बाद ही कोई नियम जो है लागू होता है। तो ये 1952 में अगर इसको संशोधन हुआ है तो ये 1993 में लागू हुआ। अब भारत में पंचायती राज शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अब राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। अब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो कहाँ हुआ था? ये राजस्थान के नौगढ़ जिले में एक ऐसा प्रथम जिला था जहाँ पे क्या हुआ था, पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी। कौन से सन में हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड भाग कौन सा इसमें जोड़ दिया था? 9वें सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 243 से 243 आणा तक में सम्मिलित है। इस अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी।
इस अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित थे। अपने यहाँ पे नोट में देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, ऑप्शन सी सही है। और ये नीदरलैंड में है। और ये चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 से काम करना इसमें शुरू किया गया है। अब इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब ये दोनों निकास एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का क्रम सर बेनगल राव ने 1952 से 53 में किया और नागेंद्र सिंह ने 1985 से 1988 और रघुनंदन स्वरूप पाठक ने 1989 से 1991। अब दलवीर भंडारी 17 अप्रैल से 2012 से अब तक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किससे सूची में शामिल है? तो सर ये यहाँ पे सी समवर्ती सूची। अब इसकी व्याख्या करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। अब संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में अब 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित थे। और संघ सूची के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक का ऋण, डाकघर, बचत बैंक और रेल, रक्षा उद्योग, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। अब राज्य सूची, लोक व्यवस्था, पुलिस, पथकर, कृषि, आय, 1 सेकंड। राज्य सूची है लोक व्यवस्था, पुलिस, पथकर, कृषि, आय पर कर और राज्य लोक ऋण और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि। अब समवर्ती सूची है बाट माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा नियोजन, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल होगा 51, अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है। इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। तो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाली स्मारक या स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है। अब नेक्स्ट है क्या? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 ऑफ ए, तो 48 के ए में है। ठीक है, इसे 48 का भी आप बोल सकते हैं। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका पृथक करना अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना कौन से अनुच्छेद में है? तो 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होगा ऑप्शन ए सही, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। इसकी व्याख्या देखते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है, तब यह स्थिति तापीय विलोमता कहलाती है। इस स्थिति में तापमान की ऊर्ध्वाधर प्रवणता उलट जाती है।
एवं वायु की शीतलता परतें नीचे तथा गर्म परतें ऊपर स्थापित हो जाती हैं। जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्थापित हो जाती है तो वहाँ कोहरा बनता है। इस तरह का कोहरा जाड़े की रातों में प्रायः धुंध सा रहता है, क्योंकि चिमनियों की धुएं में विलोमता परत में पहुंचकर इसे आसान बना देती है। आप जैसे ही मान लीजिए वो जैसे भी कुछ जैसे किसी पर्वत पे जाते हैं या फिर किसी चोटी वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस में होता चला जाता है। तो यही तापक्रम विलोमता का यही अर्थ है कि इसे आप मतलब कि आसान भाषा में यही समझ सकते हैं कि अगर आप जितनी भी ऊंचाई पे जाते हैं तो उसका बढ़ती ऊंचाई के साथ उसका बढ़ता तापक्रम क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम उसका विलोमता में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जलाशय में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। की व्याख्या देखते हैं। देखिए, रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय से संबंधित है। अब रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। ठीक है, इस बात के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। अब यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत की कौन सी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ना कि झील है, कृत्रिम झील होगी यहाँ पे। और ये कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और चंबल, नेक्स्ट है चंबल परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। चंबल परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। अब इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है। क्या क्या करना है? क्या क्या है? देखिए, चंबल परियोजना यमुना की एक सहायक चंबल नदी है पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या है, कौन सी? देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह देश की क्या है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध ये संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, कौन सा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही, हिमाचल प्रदेश का। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध वह दर्रा है जिसे यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा कहाँ पर? काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में। अब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का कौन सा दर्रा सबसे ऊंचा है? तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित यह काराकोरम दर्रा। यहाँ से चीन की जाने वाली सड़क भी बनाई गई है जो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है तथा जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है। सिक्किम में स्थित नाथुला व जयलेपला दर्रे का व्यापक नाथुला सिक्किम में कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला व जयलेपला दर्रे का व्यापक महत्व है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सिक्किम में स्थित है नाथुला व
जयलेपा दर्रे का व्यापक महत्व है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अब देखिए इम्पोर्टेंट में क्या दिया गया है नोट में, तो थांगला माना नीत व लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे शिक्षण विधियों का भी होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का भी। तो देख लेते हैं यहाँ पे, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों, शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षण तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब शिक्षण की विधियां आगमन विधि होती है, शिक्षण विधि है और प्रतिपादक है। देखिए मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन विधि फ्लोवेल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। पहले भौतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र होता है। और भौतिक मानचित्र में क्या क्या आता है, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत आता है, पठार आता है, नदियां आती हैं, मैदान महासागर आते हैं इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अब थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, जैसे थीमेटिक मानचित्र में आता है जो हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं उसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में समझते हैं, सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र है, वन तथा उद्योग आदि के लिए वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो दूरी, दिशा, प्रतीक। कितने घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक थे, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। तो इसके यहाँ पे देखिए व्याख्या में यहाँ पे पुस्तक है, उसके लेखक के नाम है। देखिए जैसे महाभारत है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी ने लिखा, अब प्रेम वाटिका को रसखान ने लिखा, अब 10 कुमार चरितम का दंडी जी ने लिखा, अष्टाध्यायी को पाणिनि जी ने लिखा, मुद्रा राक्षस का विशाल दत्त जी ने और अर्थशास्त्र का चाणक्य विष्णु गुप्त जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राजकाल में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही है, काला शोक में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काला शोक के राजकाल में हुआ था। बौद्ध सभा जो आयोजित की गई है, तो देखिए सभा समय है, यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे अध्यक्ष है, यहाँ पे शासनकाल है। अब प्रथम बौद्ध संगीत तो 483 ईस्वी में हुआ था। स्थान था राजगिरी, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन काल था आजाद शत्रु का। अब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, समय था 383 ईस्वी और स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासन काल था काला शोक का। अब नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। समय है 251 ईस्वी पूर्व और स्थान है पाटलिपुत्र। अब अध्यक्ष है मौलिपुत्र तिस्म है और शासनकाल है अशोक है। यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलिपुत्र तिस्म थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी समय है ईस्वी की प्रथम शताब्दी और स्थान है कुंडलवन कश्मीर है, अध्यक्ष है वासुमित्र या और सुघोष है और शासनकाल कनिष्क था। तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो बात बौद्ध धर्म 2 भागों में यहीं से वहाँ पे बंटवारा हुआ था 2 भागों में, तो हीनयान एवं महायान में विभाजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अब इसकी देखिए व्याख्या कर देते हैं।
अब देखिए अकबर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जिसका अर्थ पूजा का घर होता है। इसका निर्माण इसकी इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था, जिसका अर्थ पूजा का घर होता है। अब इसका निर्माण 1575 ईस्वी में किया गया था। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ चर्चा करते थे। तो यहाँ पे इमारत है, यहाँ पे निर्माणकारिता है और यहाँ पे स्थान है। तो यहाँ पे देखिए ताजमहल है, शाहजहां निर्माण करता है और स्थान है आगरा। अब इमारत में लाल किला है, निर्माणकर्ता शाहजहां है और स्थान है दिल्ली। अब इमारत में अकबर का मकबरा और यहाँ पे निर्माणकर्ता जहांगीर है। यहाँ पे स्थान कहाँ पे है? सिकंदरा में है। अब देखिए यहाँ पे इमारत में है पुराना किला और निर्माणकर्ता में शेरशाह सूरी है और स्थान है यहाँ पे दिल्ली। अब नेक्स्ट है शालीमार बाग, इमारत में है और निर्माणकर्ता में है जहांगीर और स्थान में है श्रीनगर। और यहाँ पे कुतुब मीनार है, इमारत में कुतुबुद्दीन ऐबक है निर्माणकर्ता और दिल्ली है स्थान। अब देखिए यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा इमारत का है और निर्माणकर्ता में कुतुबुद्दीन ऐबक और स्थान है अजमेर और राजस्थान। अब देखिए यहाँ इमारत में है अकबर का किला और निर्माण करता है अकबर और स्थान है इलाहाबाद। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो 1875 एडी से 1875 ईस्वी में। यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे संस्थाएं हैं, स्थापना वर्ष है, संस्थापक है। तो यहाँ पे है ब्रह्म समाज 1828 राजा मोहन राय। अब यहाँ पे सत्य शोधक समाज है 1873 में ज्योतिबा फुले और वेलूर मठ है 1897 में स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद और अभिनव भारत संस्था है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है 1960 में गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू। चिंतन राम दास फॉरवर्ड ब्लॉक है 1939 में सुभाष चंद्र बोस। आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो 1875 एडी ईस्वी में। अब आर्य समाज, इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो यहाँ पे और भी अन्य संस्थाएं, स्थापना वर्ष और देखिए यहाँ पे संस्थाएं हैं, स्थापना वर्ष है और संस्थापक है। तो ब्रह्म समाज का 1828 है, राजा राम मोहन राय। और सत्य शोधक समाज संस्था दूसरी संस्था सत्य शोधक समाज है। तो यहाँ पे स्थापना वर्ष उसका है 1873 ईस्वी में और ये यहाँ पे संस्थापक ज्योतिबा फूले थी। और वेलूर मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद। अब देखिए रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। देखिए निम्न में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन डी संबंधित नहीं है, सूर्य सेन, और बाकी सब संबंधित है। राजेंद्र लाहिड़ी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। काकोरी कांड से सूरसेन संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड से संबंधित हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया।
इसका नाम इसलिए बदल दिया गया कि कांड शब्द नहीं सही था, इसकी भावना को सही से मतलब नहीं दर्शाता था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। अब देखिए इसमें नोट में, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 को संबंधित थी। बंगाल के सूर्यसेन मास्टर ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। आशा करते हैं आप सबको क्वेश्चन ये अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।